गुट नेता है, पाकिस्तान के माध्यम से, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के माध्यम से अलग अलग आतंकवादी हमले होते आए। उसको छुपाने के लिए भगवा दहशतवाद, भगवा आतंकवाद, ये नया नैरेटिव 2008 में कांग्रेस के माध्यम से रचना शुरू कर दिया। लेकिन आज 17 साल के बाद, 17 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी लोगों को कोर्ट ने कहा कि इनमें मालेगांव ब्लास्ट में इनका कोई भी हाथ नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जो है कोर्ट ने लगाया है। जिन आरोपियों पर, मतलब जिन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाए थे, उन सभी को कोर्ट ने पूरी तरह बाइज्जत बरी करने का काम यहाँ पर किया है। शिवसेना यूबीटी तो कह रही है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना काम ढंग से नहीं किया। अरे जब 2008 में सरकार किसकी थी? 2008 में सरकार किसकी थी? केंद्र में भी और राज्य में भी। वो भूल गए शिवसेना यूबीटी वाले, तब कांग्रेस की सरकार थी। और आज कांग्रेस के साथ जिन्होंने गठबंधन किया, इसलिए हमने माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी ने जो उठाव किया, वो इसलिए किया कि कांग्रेस के साथ जाकर ये बाला साहब ठाकरे जी के विचार भूल गए, हिंदुत्व को भूल गए। आज हिंदू लोगों पर आतंकवादी का ठपका लगाने का काम कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है। और आज भी उनके साथ गठबंधन होने के कारण वो कांग्रेस के विरोध में बोल नहीं सकते। उनकी ताकत जो है इतनी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का साथ अगर नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? तो मुझे लगता है कि उनको भी, जैसे कांग्रेस माफी मांगेगी ना, वैसे यूबीटी को भी माफी मांगनी चाहिए। आज तक के लिए यहाँ पर शिवसेना के नेता वहां पर बयान दे रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का भी एक बयान हमारे पास आया हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से बात की है विद्या ने, उनका एक बयान आया हुआ है। उनका यह कहना है कि देश का सिपाही हूं और मेरे लिए देश हमेशा सर्वोपरि है। कर्नल पुरोहित, कुछ लोगों ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का यह स्टेटमेंट है। इस केस से बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने यह बयान दिया हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आज तक पर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, वन ऑफ द एक्यूज्ड इस केस के, कर्नल पुरोहित का यह बयान इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हमारी ताकतों का गलत इस्तेमाल हुआ, मैं सैनिक हूं, देश से प्यार करता हूं, कर्नल पुरोहित कह रहे हैं। कर्नल पुरोहित को बेल मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें इस केस से बरी किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ट्रायल स्टैंड करेंगे। और ट्रायल के बाद अब जब उन्हें बरी कर दिया गया है, तो ये कहना है एनआईए कोर्ट ने जब बरी करने के बाद कि कुछ लोगों ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। दिव्येश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिव्येश, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आया था, उनसे बातचीत का इंतजार है। जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जिनसे हमारी कलीग विद्या ने बात की है, वो कह रहे हैं कि मैं सिपाही हूं और अपने देश से प्यार करता हूं। मैं उन लोगों का शिकार हूं जो मानसिक रूप से बीमार थे। हमेशा मेरे लिए सर्वोपरि है, देश मेरे लिए सर्वोपरि है और उसकी जो जड़ें हैं वो हमेशा मजबूत रहेंगी। दिवेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता, उनका स्टेटमेंट इस वक्त आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि हेमंत करकरे को हिंदुत्ववादी ताकतों ने कहीं ना कहीं मारा। आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो चीज, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता है, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता है, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत है। आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आप एआईसीसी के मुख्य प्रवक्ता जी से पूछिए। लेकिन तो हिंदू आतंकवाद का जो आरोप लगा था, कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है।
हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो चीज ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आप एआईसीसी के मुख्य प्रवक्ता जी से पूछिए। लेकिन सर हिंदू आतंकवाद का जो आरोप लगा था, कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, न इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो चीज ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता, इन्होंने इस मामले को लेकर कई ऐसे आरोप लगाए थे। कई बार इन्होंने इस्तेमाल किया था सैफरन टेरर जैसे शब्दों का इस्तेमाल। आज दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कोई आतंकवादी नहीं होता, ना हिंदू आतंकवादी होता है, ना मुसलमान आतंकवादी होता है। दिग्विजय सिंह ने यह बात कहने की कोशिश की है। उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ऋत्विक भालेकर को जरा पैच करिए। उसके साथ में एकनाथ शिंदे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे से भी हम कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे, मुस्तफा शेख इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अदालत से। मुस्तफा, कितनी देर में जो बरी हुए हैं एक्यूज, उनकी प्रतिक्रिया हमारे पास आएगी? क्योंकि विद्या ने अब तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से बात की है। चहल पहल वहां पर काफी नजर आ रही है। जो एनआईए के वकील है, उनकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर क्या है कि क्या एनआईए की तरफ से भी ऊपरी अदालत में इस मामले को चैलेंज किया जाएगा, जिस तरीके से 7/11 को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज किया गया था? मुस्तफा जी बिल्कुल, कुछ ही देर में कोर्ट के बाहर के दृश्य, एनआईए कोर्ट के बाहर के, साध्वी प्रज्ञा सिंह पीछे के गेट से जाएंगी, कर्नल पुरोहित और बाकी के जो लोग हैं वो इस आगे के फ्रंट गेट से आने वाले हैं कुछ ही देर में। जो बरी हुए हैं, एक बड़ा फैसला उनके लिए, 17 साल तक ट्रायल इस केस में चला है। ये एक बात हो गई। दूसरी, एनआईए की अगर आप जांच की बात करें तो एनआईए का जो स्टेज रहा है जांच का, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आके उसको क्लीन शीट देना हो, एटीएस ने एविडेंस प्लांट किए थे इस बात की बात हो, या फिर 332 विटनेसेस में से 36 विटनेस का हॉस्टाइल होना हो, तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि मैटर ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड है। तो अब इसमें एनआईए देख सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए इस केस को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फैक्ट ऑफ द केस है वो आप कह सकते हैं कि चैलेंज कर दिया गया है। और इसीलिए इस केस को कहीं भी चैलेंज किया जाएगा तो उसकी एफआईआर या मेन जो बाइक यूज हुई ब्लास्ट में, ये सब फिर से कैसे स्टैंड होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आने वाले समय में मालेगांव में जिन लोग घर के लोग मरे हैं वो लोग तो चैलेंज करने वाले हैं, लेकिन क्या जो आप कह सकते हैं कि इस केस में जो एनआईए जो जांच एजेंसी है वो भी क्या इस केस में अपील करती है, देखना दिलचस्प रहेगा। जी मुस्तफा, मेरे ख्याल से आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वकील वहां पर हमको नजर आ रहे हैं, उनसे आप रिएक्शन लेने की शायद कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग एक्यूज अब एक के बाद एक वहां पर निकलेंगे। 7 टोटल एक्यूज इस पूरे मामले में थे। इसमें से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 7 एक्यूज्ड एक के बाद एक वहां से निकलेंगे और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया शायद इस पूरे मामले को लेकर रख सकते हैं। मुस्तफा, और जानकारी हमें चाहिए इस पूरे मामले को लेकर कि कब तक रिटन जजमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो खास करके एविडेंस को लेकर अदालत ने चीजें कही है, एनआईए की तरफ से जो एविडेंस रखा गया उसको लेकर जो बातें कही गई है, क्योंकि उसके बाद ट्रायल जो है वो एनआईए की तरफ से चलाया गया था। मुस्तफा जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि 12 घंटे का समय लगेगा डिटेल जजमेंट आने के लिए। इस तरह की बात ट्रायल कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो आप, लेकिन जो जजमेंट जितना भी एके लाहौटी जो एनआईए जज हैं उन्होंने दिया है उसमें काफी चीजें जो हैं वो
साफ हो जाती है। इस केस को सिरे से खारिज कर दिया गया है। इस बात की जो आप कह सकते हैं कि केस है वो सामने दिख करके आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एटीएस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल, लेकिन उसके साथ साथ एनआईए ने जिस तरीके के केस चलाया है उसके बाद प्रोसिक्यूशन नहीं आ पाया है। एनआईए को कितना तथ्य दिखा क्या नहीं दिखा ये बारी प्रमिलाताई गेल्या आमच्या डोक्यावरचं छत्र हरपल्यासारखी भावना आमची झालेली आहे. त्यांनी निष्ठापूर्वक इतके वर्ष जे समितीचं काम केलं त्यात त्यांनी परिश्रमाचा, तपस्येचा, समर्पणाचा सगळेच आदर्श आपल्या जीवनाने आमच्यासमोर उभे केलेले आहेत. त्या आता असणार नाहीत. त्यांच्या तर त्या अधिकारामुळे त्यांना सद्गती मिळणारच आहे. आम्हाला धैर्य मिळो अशीच प्रार्थना आम्ही करतो. चलिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बात कर रहे थे, लेकिन हालांकि उनको सवाल इस पर नहीं पूछा गया मालेगांव ब्लास्ट के जजमेंट को लेकर और जिस तरीके से 7 आरोपी बरी हुए हैं उसको लेकर प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई है. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं. शिंदे जी, आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट में 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है एनआईए कोर्ट की तरफ से. मैं न्यायालय के निर्णय का, फैसले का स्वागत करता हूं. बहुत ही देर से सही उनको न्याय मिला है और जो भगवा दहशतवाद बोलने वाले के मुंह पर एक बड़ा तमाचा कोर्ट ने लगा दिया है. क्योंकि जब पूरे देश में, महाराष्ट्र में ये बम ब्लास्ट हो रहे थे तब उन्होंने कहा था, यूपीए सरकार ने, कांग्रेस ने, कि दहशतवाद और आतंकवादी का कोई रंग नहीं होता. लेकिन जैसे मालेगांव ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने एक शब्द लाया कि ये भगवा दहशतवाद है. लेकिन भगवा दहशतवाद कहकर हिंदुत्व को और भगवे को बदनाम करने की कोशिश तत्कालीन सरकार ने, पार्टी ने की थी. आज बहुत बड़ा तमाचा उनको कोर्ट ने लगाया है. और ये हिंदू जो है हमारा सहिष्णु है, वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है. वो कभी भी देश के खिलाफ काम नहीं करता, देश विघातक काम नहीं करता. वो देशद्रोही कभी नहीं हो सकता है. ये आज के फैसले ने साबित कर दिया है. इसलिए इतना ही कहूंगा मैं कि देर से सही उनको अंतिम सत्य का विजय हुआ है. सत्यमेव जयते कहते हैं. और इसलिए मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ. शिंदे जी, कुछ ही दिन पहले 7/11 के जो मुंबई ट्रेन धमाके हुए थे उसका फैसला आया था हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था. उसके बाद तुरंत ही सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और मांग की गई कि उस फैसले पर स्टे लगा दिया जाए. क्या मालेगांव के मामले में जो फैसला एनआईए अदालत ने दिया है उसके खिलाफ भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? क्या उसको लेकर भी सरकार की तरफ से भूमिका रखी जाएगी हाईकोर्ट के सामने? नहीं, देखिए, वो जो बम ब्लास्ट हुए थे, सिरिल बम ब्लास्ट और कई बम ब्लास्ट किए थे, वो तो आतंकवादी साबित हो चुके थे. तो वो आतंकवादी साबित हो चुके थे. तो जो आतंकवाद फैलाते हैं उनके साथ उनको तो, जिन्होंने आतंकवाद फैलाया है, जिन्होंने आतंकवाद फैलाकर पूरे मुंबई में तहलका मचाया था, वो तो, उनको तो शिक्षा, सजा होनी चाहिए. नहीं, लेकिन उसके खिलाफ तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे तुरंत. तो क्या, क्योंकि अदालत ने यह भी कहा है कि जो लोग मरे हैं उसमें उनको भी कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया है अदालत ने, और यह भी कहा है कि जो 2 अक्यूज्ड अभी तक मिले नहीं है, संदीप डांगे और कलसंगरा, उनको भी ढूंढा जाए, उनके खिलाफ अलग से चार्जशीट फाइल की जाए जब वो मिलेंगे. तो इसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी बाकी है. मालेगांव में ब्लास्ट किसने किया उसका जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया. तो उसको लेकर भी सरकार कोशिश करेगी. ब्लास्ट केस में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बात कर रहे थे फैसले को लेकर. उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भगवा आतंकवाद की बात करने की कोशिश की थी उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा तमाचा इस फैसले से साफ निकलकर सामने आया है. भगवा का अपमान करने वालों का तमाचा है एकनाथ शिंदे, शिवसेना के मुख्य नेता और मुख्यमंत्री यहां पर प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं. लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल अभी भी यहां पर है कि अब ये ब्लास्ट आखिरकार किसने किए, इसको लेकर आगे का इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगा, क्योंकि इस मामले में 2 अक्यूज जो थे उनके बारे में छानबीन चल रही थी. वो अभी भी इतने साल के बाद भी
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, वो भले एनआईए हो या एटीएस, उनको नहीं मिल पाए, तो उसको लेकर अभी भी छानबीन चल रही है। मुस्तफा, जल्दी से उसके बारे में प्रतिक्रिया दीजिए, क्या अदालत ने कहा इसको लेकर? क्या एनआईए ने अदालत के सामने इस बात मामले में रखा हुआ है कि 2 एक्यूज्ड जो इसमें नहीं मिले थे, क्योंकि जिनको पकड़ा उनके बारे में तो अदालत कह रही है कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है, शक जरूर पैदा होता है लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, हम उनको छोड़ रहे हैं। लेकिन 2 ऐसे एक्यूज्ड है कि जो पकड़े ही नहीं गए, उसको लेकर अदालत ने क्या कहा है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि केस चलाकर वो आरोपी की खोज की जा सकती है, ऐसा अदालत ने कहा है। लेकिन जो यूएपीए का सैंक्शन लगा हुआ है, वो सैंक्शन भी बराबर नहीं, ये भी बात अदालत ने कहीं ना कहीं मानी है। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का संज्ञान के ऊपर डिटेल जजमेंट में क्या लिखा गया, जो मीटिंग्स हो रही थी उसके बारे में ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन मटेरियल एविडेंस के तौर पर बाइक जो रिकवर हुई, जिसपे साध्वी प्रज्ञा सिंह की बाइक ऐसा आरोप था, उसकी चेसी डैमेज है, ऐसी बात कही गई, वो प्रूव नहीं हो पाया कि वो उनकी है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बहन है, उनसे बात कर रहे हैं रविशपाल सिंह, हमारे भोपाल के संवाददाता, जरा देख लेते हैं क्या बातचीत हो रही है उनके साथ। रविश, मुझे फंसाया जा रहा है और आज फाइनली वही कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा है तो कोर्ट तो सच ही कहता है ना जी। कोर्ट के विषय में तो अपन ऐसा कुछ भी, कोई भी आक्षेप लगाए, विरोधी आक्षेप लगाएंगे हालांकि जी, है ना, क्योंकि उनका तो काम ही है जी। कमलनाथ जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है उपमा जी कि ये अपीलेबल है और इसमें अपील करनी चाहिए, ये कमलनाथ जी ने कहा है भोपाल में आज। कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चिदम्बरम हो और उनके अप्पू पप्पू जो हो, कोई भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब ईश्वर में आस्था रखते हैं और हमें पता है ईश्वर की दृष्टि में सही है और हम सच के साथ हैं, हमारी जीत हमेशा हो। आप हमेशा से साथ में रही हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के, और आपने बहुत करीब से देखा, आपकी बहन है वो, और जो उन्होंने शारीरिक कष्ट भोगे हैं, इसकी वजह से आप लोगों ने कई बार कहा कि प्रताड़ित उनको इतना किया गया कि आज वो चलने फिरने लायक भी नहीं रही है, बहुत दिक्कतें होती है, दवाइयां चल रही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिदिन, और इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें दे दी हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है अपने पास जी। प्रतिदिन उनको तकलीफ होती है और रीढ़ से लेकर के और हर शरीर के अंग में उनको तकलीफ है। तो आप क्या उनका ये जो समय बीता है जेल से लेकर के ये पूरी अस्पताल, दवाइयां, प्रताड़ना, अब क्या लगता है वो वापस तो आ नहीं पाएगा, तो आपको क्या कहना है इस पे? ये लोग जो आज डिसीजन का विरोध कर रहे हैं ना, मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि उनसे एक बार पूछिए, ठीक है, कि आप किसी व्यक्ति के जीवन के 17 साल 18 साल अगर खराब कर देते हैं तो उसको लौटाएंगे कैसे? अगर वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए और अगर व्यक्ति अपराधी नहीं है, अगर वो दोषी नहीं है और वो साबित होता है, बरी कर दिया जाता है, तो उन दिनों को कैसे लौटाएंगे आप? जी, दिग्विजय सिंह जी सामने चुनाव लड़े थे 2019 में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हिंदू आतंकवाद शब्द का उन्होंने जब किया था उसके बाद काफी विवाद हुआ था, कांग्रेस की तरफ से ये बार बार कहा गया था। बीजेपी आज कह रही है कि हिंदू ना आतंकवादी था, ना है, ना रहेगा, ये आज कोर्ट के फैसले से साबित हो गया, ये कहना है बीजेपी का आज के फैसले पे। और जो हिंदू आतंकवाद शब्द एक गढ़ा गया था, इसे आप कैसे देखते हैं? ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस और हिंदुत्व की विरोधी लोगों की मानसिकता के तहत इन्होंने एक योजना बनाई और उसमें ये ध्यान रखा कि किस किस को शामिल करना है। साध्वी सनातनी को शामिल करो, सन्यासी को शामिल करो, ताकि भगवा पर आपके प्रहार कर सकें। आप सेना को शामिल करो ताकि राष्ट्र को बदनाम किया जा सके। कुल मिलाकर के एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इन्होंने सबको उसमें आरोपी बनाया और सबके खिलाफ षड्यंत्र किया और सभी लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और स्पेशली साध्वी जी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, तो इनकी योजना थी कि या तो उनको मार दें और या फिर देश, पूरा विश्व में देश, भारत देश कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे, क्योंकि हिंदू देश है, सनातनी देश है और इस देश की कोई भी बात पूरे विश्व के सामने जब इस परिप्रेक्ष्य में जाएगी तो सीधा सीधा ये हो जाएगा कि भारत एक आतंकवादी देश है।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकवादी तक कहा गया। हाँ, योजना भी वही थी और कहा भी वही गया, शुरुआत भी वही कहा गया। कर्नल पुरोहित ने भी काफी कुछ इस दौरान भुगता। तभी न भुगता, और ये तो महिला थी, इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा इन्हीं को टॉर्चर किया गया। जी, साध्वी जी को सबसे ज्यादा टॉर्चर। आरोप ये भी लगाए गए थे साध्वी जी की तरफ से कि महिला होने के बावजूद पुरुष पुलिसकर्मियों ने इनके साथ प्रताड़ना की। बिल्कुल बिल्कुल, 7-7, 8-8 लोग एक साथ मारते थे, और भगवान ने उनकी सुध ली, आधे लोग ऊपर चले गए और जो बचे हैं ईश्वर उनको उनकी गति जरूर देगा। जी, तो आप आज अंतिम सवाल रहेगा उपमा जी, कैसे देखती हैं आज आप इस कोर्ट के पूरे फैसले को? अंत में बस 2 शब्दों कह दीजिएगा कि आप जो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई आप लोगों की तरफ से, इस सब पूरे कार्य मतलब इस आरोप के कारण जो टॉर्चर हुआ 17 सालों तक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, हर तरह के टॉर्चर को उन्होंने सहन किया। इस प्रताड़ना के बाद में एक ये सुखद निर्णय आया है। भगवान को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और ऐसे सारे लोग जो सनातन में आस्था रखते हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। अच्छा, तो दीदी ये बता